हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय। आइए आज हम यूपीएससी सीएससी प्री 2022 अर्थशास्त्र के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अगर आप विद्यालय इसमें नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है उपभोक्ता मामले विभाग, व्यय प्रबंधन आयोग, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है यह क्या करती है, मौद्रिक नीति जारी करती है, जिसके माध्यम से वो क्या करती है, मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, उसको रेपो रेट, रिवर्स रेपो, सीसीआर, इन सब के माध्यम से क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक जिम्मेदार है। आरबीआई मौद्रिक नीति के जरिए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति और ऋण को प्रभावित करने के लिए रेपो रेट जैसी ब्याज दरों को समायोजित करता है। इसके अलावा आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद या बेचकर खुला बाजार परिचालन ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन भी करता है। ये परिचालन धन की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, जिससे मुद्रास्फीति क्या होती है, प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा नॉन फंजिबल टोकन्स, एनएफटीज कहते हैं इनको। ठीक है, नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान है। उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है और इसलिए उनका वाणिज्यिक लेन देन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सही है? तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन तीन है तो उसका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय किया जा सकता है। तुल्यता पर व्यापार या विनिमय नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं और वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान रहते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नॉन फंजिबल टोकन्स कलाकृति और रियल स्टेट ऐसी वास्तविक दुनियाओं की वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन वास्तविक दुनिया के मूर्त संपत्तियों को टोकन करना धोखाधड़ी की संभावना को कम करते हुए उन्हें खरीदना, बेचना और व्यापार करना अधिक कुशल बनाता है। अतः कथनिक सही है। यह ब्लॉकचेन पर अनन्य पहचान कोड और मेटा डेटा के साथ क्रिप्टोग्राफिक संपत्ति है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। अतः कथन दो सही है। क्रिप्टोग्राफिक के विपरीत उनका तुल्यता पर व्यापार या विनिमय नहीं किया जा सकता। अतः कथन तीन सही नहीं है। यह क्रिप्टो करेंसी जैसी फंजिबल टोकन से भिन्न है जो एक दूसरे के समान है और इसीलिए वाणिज्यिक लेन देन के लिए एक माध्यम के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ऋण ग्रहण के लिए जाता है। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। नीलामी में बाजार संबंधित दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती हैं। ठीक है, उत्तर आएगा हमारा एक और दो, दोनों सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। घरेलू वित्तीय बचत, यह मुद्रा बैंक जमा ऋण प्रतिभूतियों, म्यूचुअल फंड, पेंशन निधि, बीमा और छोटी बचत योजनाओं में निवेश को संदर्भित करता है। इन बचतों के योग को सकल घरेलू वित्तीय बचत के रूप में संदर्भित किया जाता है। एक बार बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, एनबीएफसीज और आवास वित्त कंपनियों के ऋण सहित वित्तीय देनदारियों को सकल बचत से घटाने के बाद जो शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, शुद्ध घरेलू वित्तीय बचत कहते हैं। घरेलू वित्तीय बचत का एक हिस्सा भारत के सार्वजनिक खातों के हिस्से के रूप में एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। इसमें मुख्य रूप से भविष्य निधि शामिल है। ठीक है, ये कुछ एक्सप्लेनेशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। फिर अगला है हमारा, किसी संगठन या कंपनी द्वारा दिए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जा सकता है, जबकि इक्विटी
वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। ठीक है, नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। बिल्कुल पूंजीगत व्यय है, क्योंकि एक ऐसी है जिसमें से जो प्रॉफिट है वो होते रहता है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है केवल एक। यह स्थायी परिसंपत्तियों के विकास के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय है। यदि किसी वस्तु का 1 वर्ष से अधिक का उपयोगी जीवन है तो इसे पूंजीकृत किया जा सकता है, यानी पूंजीगत व्यय माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है? अप्रत्यक्ष अंतरण, ठीक है। कोई भारतीय कंपनी जिसने क्या किया है, किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो, तो क्या इसे अप्रत्यक्ष अंतरण कहेंगे? फिर अगला है, कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा कर रही है। कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उसका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित करती है। और डी है, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थिर परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। तो देखिए, इसका जो है अप्रत्यक्ष अंतरण, ये कहेंगे कोई विदेशी कंपनी क्या करती है, शेयर अंतरित करती है। ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसकी। जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित शब्द अप्रत्यक्ष हस्तांतरण उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां विदेशी संस्थाएं भारत में शेयर या संपत्ति खरीदती हैं। ऐसी विदेशी संस्थाओं को शेयरों को भारत में अंतर्निहित परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के बजाय स्थानांतरित किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, त्वरित वित्तीय प्रपत्र रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पर। यहाँ पे मैंने आंसर पहले दिखा दिया, पर हमें पता होना चाहिए कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी और रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की धन उपलब्ध कराने के दो तरीके हैं। ठीक है, जब IMF क्या करता है, जब मुद्रा देता है ना, तो ये इन्हीं दो तकनीकों का उपयोग करता है। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो भुगतान संतुलन की तत्काल आवश्यकताओं का सामना करने वाले सभी देशों के लिए उपलब्ध कराता है। सदस्य देशों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IMF की त्वरित वित्तीय सहायता को अधिक लचीला बनाने हेतु RFI रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट को व्यापक सुधार के हिस्से के रूप में बनाया गया था। RFI ने IMF की पिछली आपातकालीन सहायता नीति को प्रतिस्थापित किया और इसका उपयोग कई तरह की परिस्थितियों में किया जाता है। इसी तरह रैपिड क्रेडिट सुविधा है। रैपिड क्रेडिट सुविधा निम्न आय वाले देशों को तत्काल भुगतान संतुलन की आवश्यकता प्रदान करती है। ठीक है, अगर आप विद्यालय इसमें नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका अगला पार्ट हम कल लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद्यालय IAS।